अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि बिलाखिर पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी है और यूं एक एक से टेस्ट सीरीज़ जो है वो बराबर हो गई है। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, लेकिन पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट मैच में पाकिस्तान से बाहर एक लंबे लंबे अरसे के बाद यानी कि 2023 के बाद ये जीत नसीब हुई है। आखिरी मरतबा पाकिस्तान बाबर आजम की कैप्टनसी में ही जीता था और 2023 में अगेंस्ट श्रीलंका, और फिर उसके अलावा 2026 में भी अब यानी कि अभी जो पाकिस्तान जीता है बाबर आजम की कैप्टनसी में ही जीता है। एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान से बाहर टेस्ट सीरीज तो जीतना दूर की बात है, टेस्ट मैच हम जीते हैं। ये हालत है हमारी। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 2023 में हम हारे पर्थ में, और फिर ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2023 में हमारे 3 मैचेस उनसे हुए, 3 के 3 हम हारे थे। फिर साउथ अफ्रीका से हम 2024 में हारे और 2025 में हम शिकस्त हुई। बांग्लादेश से हम 2026 में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, 2 टेस्ट मैचेस में हमें शिकस्त हुई। फिर वेस्ट इंडीज़ से अभी एक टेस्ट मैच हारा और एक हमने जीता है, यानी कि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है। इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ जीतना भी पाकिस्तान के लिए कभी इतना आसान नहीं रहा, लेकिन खैर हमने मैच ज़रूर जीता है। इस पर हम बात करते हैं। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आगे बढ़ने शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी, सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की जानिब से दिया जाने वाला 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुसलसल 8 टेस्ट शिकस्तों के बाद फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2023 में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। वेस्ट इंडीज का इंतजार मजीद तवील, वेस्ट इंडियन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मरतबा टेस्ट सीरीज 2000 में जीती। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक का राज बेहतरीन खिलाड़ी करार। बाबर आजम ने 10 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतकर इमरान खान और वसीम अकरम का तारीखी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम के 4 इनिंग्स में 193 रन, औसत 96.50 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर। अब्दुल्ला शफीक ने दूसरे टेस्ट में मजमूई तौर पर 184 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। कोच के साथ मिलकर टीम में 4 तब्दीलियां करने का फैसला किया, क्योंकि विकेट इन्हें पाकिस्तान की पिच जैसी महसूस हुई। कप्तान बाबर आजम। पीसीबी का गैर मंजूर शुदा एशियन लेजेंड्स लीग में शिरकत करने पर साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बिलाखिर पाकिस्तान जीता है और जीत पर बात होगी, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जीते हैं इस पर भी बात होगी कि आखिर इतना तवील सफ़र क्यों हो गया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अबू बकर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम पहला टेस्ट मैच हारे, दूसरा जीते, खुशी है कि हम टेस्ट मैच जीते। बिलाखिर कहीं पर जाकर तो स्टॉप लगा, कहीं पर तो जाकर ब्रेक लगी और हम जीत की तरफ आए हैं, लेकिन ये सफ़र इतना तवील क्यों हो गया? मैं आपका इंट्रो सुन रहा था। लकीली या फॉर्चुनेटली जो आपने जिक्र किया कि 2023 में आखिरी दफा पाकिस्तान ने एक फॉरेन सॉइल में टेस्ट मैच जीता था, वो श्रीलंका था और मैं वहां पर मौजूद था। मुझे आज भी याद है, वहां पर भी बाबर आजम की कप्तानी में अब्दुल्ला शफीक की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उस सीरीज में भी जब अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया गया था तो बड़ी तनकीद हुई थी बाबर आजम पे। तो अब्दुल्ला शफीक ने जब वहां पर सेंचुरी स्कोर की तो मैंने अब्दुल्ला शफीक से एक क्वेश्चन किया कि कैसा लगता है जब आप पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही होती है, लेकिन आपका कप्तान आपको कहता है कि मैंने टीम में रखना है, और उसके बाद जब परफॉर्मेंस होती है। और आज भी जब देखा जाए तो दोबारा बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को एक तवील अरसे के बाद शिकस्त दी, तो बाबर आजम ही कप्तान थे और अब्दुल्ला शफीक की दोबारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इतने लंबे अरसे तक अगर पाकिस्तान फतह से महरूम रहा रेड बॉल क्रिकेट में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं। उसका एक रीजन ये भी है शायद कि हम रेड बॉल क्रिकेट को उस तरह प्रायोरिटाइज नहीं कर सके। हम अपने डोमेस्टिक सर्किट में और जितनी भी हमारी क्रिकेट है उसमें हमने रेड बॉल क्रिकेट को अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखा। बहुत ज्यादा लीग्स में हमारे प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। वाइट बॉल के मैचेस बिलखुसूस T20 के अगर आप उठा के देख लें तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की टीम में खेलती है, और यही वो रीजन है जब आप रेड बॉल क्रिकेट में आते हैं तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। यहाँ पे आपको फिटनेस चाहिए,
और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपका पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए और टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। वो तभी होता है जब आप माज़ी में भी उठा के देख लें, हमारे जो रेड बॉल के प्लेयर्स हुआ करते थे, जो बहुत सक्सेसफुल रहे, चाहे बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, वो डेढ़-डेढ़, 2-2 100 डोमेस्टिक में मैचेस खेलते थे लुकमान, और उसके बाद टेस्ट मैच में उनका जब सिलेक्शन होती थी, तो वो अच्छा परफॉर्म करते थे। ये थोड़ा-सा अलार्मिंग है। और बीच में ये जो 3-4 साल का अरसा गुज़रा जिसमें हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि इससे भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को, और स्पेशली रेड जी। बॉल को, जो कि लॉन्गर फॉर्मेट है। और जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू हुआ है, आखिरी दफा मिसबाह उल हक की कप्तानी में हमने अच्छा तो परफॉर्म किया, लेकिन वो दिन और आज का दिन, उसके बाद पाकिस्तान की टीम अच्छा टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में नहीं परफॉर्म कर सकी। तो बाबर आजम के बाद जब शान मसूद को मौका दिया गया कप्तानी का, पाकिस्तान की टीम को लीड करने का, तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश की टीम ने भी पहली दफा पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया, जो कि शायद बहुत लंबे अरसे तक हमें याद सही। रहेगा। और इसके साथ अब साथ वोकर भाई, एक और बात बड़ी एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। इस मैच को जीतने का जो सेहरा है वो किसके सर जाता है? पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग, या फिर दोनों को ही आप पूरा आप कहेंगे कि पूरा एक किरदार था दोनों का इस जीत के अंदर? समटाइम ऐसा होता है ना कि बॉलर्स की बदौलत आप जीतते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि आपके बैटर्स आपको बचा जाते हैं। यहाँ पर आप किसको क्रेडिट देंगे? लुकमान एक कंप्लीटली टीम वर्क था। अगर आप बैटिंग की परफॉर्मेंस उठा सही। कर देख लें, कप्तान बाबर आजम की और अब्दुल्ला शफीक की, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और बॉलिंग पे जब आप आए तो हमारे दोनों स्पिनर्स ने, स्पेशली साजिद खान ने, बहुत ही लाजवाब बिलखुसूस दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग की। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है एक लिहाज से कि बैटिंग और बॉलिंग का ये कॉम्बिनेशन था। और अभी भी अगर वेस्ट इंडीज दूसरी इनिंग्स में ज्यादा स्कोर करता और अगर ये रिजल्ट किसी और दूसरी तरफ चला जाता, तो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर भी काफी क्वेश्चन मार्क्स रेज होते, क्योंकि हमने देखा कि शायद उस तरह की अटैकिंग कप्तानी, बेशक आप मैच जीत चुके हैं, आपको देखने को नहीं मिली, आप डिफेंसिव मोड में नजर आए। उसका मे भी एक रीजन ये हो सकता है कि बहुत लंबे अरसे के बाद जो है बाबर आजम को दोबारा कप्तानी मिली। और थोड़ा सा जब आपके ज़हन में ये बात होती है कि चाहे शायद मैं हार ना जाऊं, तो वो आपको बड़ा डिफेंसिव मोड पे चली जाती है। आज भी पाकिस्तान ने जहां लंबे अरसे तक मैचेस जीते, रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट मैच में, या जिस भी फॉर्मेट में, तो वो सिनारियो तब होता था जब दूसरी टीम को ये यकीन होता था कि पाकिस्तान से ना हार जाएं। तो चीजें डिफरेंट हैं अब। पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली भी और मेंटली ये प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि इंटरनेशनल सॉइल पे हम दूसरी टीम्स को हरा सकते हैं। तो ये जो 8 मैचेस का फॉरेन सॉइल पे एक जो पैटर्न था जो पाकिस्तान ने हारा, इस जीत से डेफिनेटली लुकमान इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एज अ टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और स्पेशली जिन प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस और परफॉर्मेंस है, अब चूंकि मुश्किल टूर आने को है, हम वेस्ट इंडीज से तो हमने सीरीज बराबर कर दी, लेकिन कहा जाता है हमेशा से, जब से हम क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, कि पाकिस्तान टीम का या किसी भी साउथ एशियन टीम का जब इंग्लैंड में टूर होता है, वो मुश्किल कंडीशंस कंसीडर की जाती हैं। तो इस जीत से डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जीतने का एक स्ट्रीक है, जीतने का एक मोमेंटम है, इसको आगे इसी तरह कैरी किया जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ इस तरफ के बाबर आजम एक लंबे अरसे के बाद वापस आए, बतौर कैप्टन आए। पहला मैच हम हारे, दूसरे मैच में हमने उसको जीता। अब्बास को उन्होंने ड्रॉप किया, काफ़ी तनकीद हुई, मैंने भी बात की, लेकिन चूंकि जब नतायज रिजल्ट्स ऐसे आते हैं तो समटाइम फिर हम समझते हैं कि ठीक है। आप समझते हैं कि उनकी कैप्टनसी में कुछ आपको फ़र्क नज़र आया, कुछ उनके अपनी बैटिंग स्टाइल में फ़र्क नज़र आया, बतौर कैप्टन कुछ डिफरेंट नज़र आए? कुछ क्या कमेंट करेंगे बल्कि उनकी कैप्टनसी के हवाले से इस मैच को लेकर? लुकमान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस फेज से वो गुजरे हैं, आपने देखा होगा, चाहे वो टीम में हो या ना हो, बाबर आजम हमेशा खबरों की नजर रहते हैं, सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं, टॉक ऑफ द टाउन होते हैं। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ह्यूमन मशीन है, इसका जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी टीम में भी, टीम से भी बाहर गए, फिर वापस आए, कप्तानी तो दूर की बात है, 2 दफा उनको कप्तानी से हटाया गया, फिर वापस लाया गया। और बाबर आजम का ये पर्सनल डिसीजन भी शायद मैं कहूंगा कि उन्होंने हर बार इस कप्तानी को कबूल भी किया, तो इसका भी एक एडेड प्रेशर उनके ऊपर जरूर होता है। लेकिन ये जो इनिंग्स पहले इनिंग्स में उन्होंने खेली, अपनी जो एक बारी लगाई, और उसके बाद दूसरी इनिंग्स में 24 नॉट आउट गए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा लुकमान। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे होते हैं, तो एज अ कप्तान आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और यस, जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है बाबर आजम की कप्तानी में, और ये तभी ठीक हो सकती है जब आप एक लंबे अरसे तक उनको मौका दें और एक ही फॉर्मेट में मौका दें, और उनको चांस दें कि वो अपनी प्लेइंग 11, अपनी सिलेक्शन और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ जो है वो कप्तानी करेंगे, तो इसमें आपको जरूर बेहतरी नजर आएगी। लेकिन ये भी बात आपकी सही। दुरुस्त है कि अगर खुदा न खास्ता ये रिजल्ट, ये दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान की जीत
के तौर पे ना आता तो शायद ना सिर्फ पाकिस्तान की ये जो सिलेक्शन थी प्लेइंग सही 11 सही। की इस पे तनकीद होती, बल्कि बाबर आजम की कप्तानी पे भी बहुत ज्यादा तनकीद एक होती। ब्रेक लेते हैं। अबू बकर बिन तलत मौजूद हैं। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है और पाकिस्तान के बॉलर्स का इंतहाई अहम किरदार था कि सिर्फ 117 तक महदूद करके रख दिया और उनको आउट किया, जिसके बायस पाकिस्तान को एक बहुत कम टारगेट मिला और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बनाए और यूँ पाकिस्तान जीत गया। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैच के हवाले से। पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है और इसमें अब हम बात करेंगे ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक के हवाले से और उनकी अच्छी बैटिंग, ज़बरदस्त बैटिंग के नतीजा में ही पाकिस्तान ये मैच जीता है। गो कि हमारे बॉलर्स ने भी कमाल किया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो इससे पहला वाला टेस्ट मैच था, यानी कि पहला टेस्ट मैच था, उसमें भी बॉलर्स तकरीबन कुछ बेहतर थे, लेकिन बैटिंग इतने बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो इसी तरह से लग रहा था कि हमारी बैटिंग भी इसी तरह से कोलैप्स कर गई है। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर भाई, अब्दुल्ला शफीक बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, बहुत कमाल खेले हैं। जब वो खेलते हैं ना तो ऐसे लगता है कि उनसे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है, यानी कि उनकी शॉट सिलेक्शन, उनके पास इतने मल्टीपल शॉट्स हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो इनिंग को फिर बिल्ड करते हैं, तो देख कर भी मज़ा आता है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि अब्दुल्ला शफीक का इन आउट भी रहा, कभी टीम में आए, कभी नहीं, कभी ड्रॉप कर दिए गए, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कुछ मुतासिर रही है, लेकिन कितना ज़बरदस्त कमबैक है उनका का। कि अगर क्रिकेटिंग हिस्ट्री या फिर उनका जो प्लेइंग पैटर्न है उसको अगर आपने सम अप करना है, तो जो इयन बिशप ने मैच की ब्रेक के दौरान उनके बारे में बात की, शायद उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती हिस्ट्री के हवाले से। और एक और ज़बरदस्त बात यह है कि दोनों जो सियालकोट रीजन है, इसने हमेशा से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे बैट्समैन पैदा किए हैं। नंबर बैट्समैन प्लेयर्स सियालकोट से उनका ताल्लुक था। और अब्दुल्ला शफीक की अगर बैटिंग स्टाइल या टेक्निकलिटी के ऊपर बात की जाए, शुएब तो मलिक हैं, इजाज अहमद हैं, जहीर अब्बास बिल्कुल। हैं, फिर एक बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लड़के अभी भी 2-3 और हैं जो खेल रहे हैं। इससे माजी में हर दौर में मतलब 2-3 लड़के सियालकोट रीजन से रहे हैं, सियालकोट से। सही कह रहे हैं आप। लुकमान ना सिर्फ उस रीजन से रहे, बल्कि आपने देखा होगा कि एरा था पूरा 8 से 10 साल का जो सियालकोट रीजन ने डोमिनेट किया। अगर आपको सियालकोट स्टैलियंस याद हो, शुएब मलिक की क़यादत में पूरा डोमेस्टिक उनको हराना एक ख्वाब बन जाता था किसी भी टीम के हवाले से। तो अब्दुल्ला शफीक एट टाइम्स ऐसा लगता है कि शायद उनसे टेक्निकली साउंड कोई पाकिस्तान में बैट्समैन नहीं है। और जब उनकी शॉट सिलेक्शन को अगर आप देखा जाए, व्हेन ही इज ऑन द सॉन्ग, तो वो कई दफा बाबर आजम को भी पीछे छोड़ देते हैं। और अब्दुल्ला शफीक के साथ एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये रहा कि उनको मौका तो दिया गया था इससे पिछले वाली उनके एपिसोड में, लेकिन उस पर परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन अभी जब उनकी वापसी हुई है लुकमान, तो उस दौरान अब्दुल्ला शफीक ने टका के डोमेस्टिक खेला है और डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत रन किए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है और उसी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वो सिलेक्ट हुए वापस और यहाँ तक उन्होंने उस मोमेंटम को कंटिन्यू किया। लेकिन मैं अगेन यहाँ पर क्रेडिट दूंगा बाबर आजम को कि वो स्टिक रहे, कि उनको अब्दुल्ला चाहिए और उन्होंने प्लेइंग 11 में भी उन्हें रखा। अच्छा, एक चीज़ मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि सलमान अली आगा के लिए बड़ा डरावना ख्वाब साबित हुई है ये टेस्ट सीरीज़। एक में 60 बॉल के खेलकर 20 रन किए, फिर 0 पर आउट हुए 6 बॉल पे, और फिर दूसरे टेस्ट मैच में भी यही सूरत हाल रही कि एक इनिंग में 4 बॉल खेली, 0 पर आउट हुए, और एक में तो खैर उनकी बैटिंग ही नहीं आई। लेकिन ये 3 इनिंग्स और 3 में 2 बार वो 0 पर आउट हो गए हैं। क्या चल रहा है आगा साहब के साथ? भाई पूछे ना उनसे, क्यों कर रहे हैं इस तरह से? देखिए लुकमान, सलमान अली आगा भी एक बहुत बड़ी रेपुटेशन के साथ टीम में खेल रहे हैं। और चीज़ भी है कि बड़े लंबे अरसे से कोई डोमेस्टिक सीजन उन्होंने नहीं खेला, तो शायद ये वो लैक कर रहा है कि उनकी जो इस फॉर्मेट के अंदर अपने आप को अडेप्टेबिलिटी जी देखना ये है कि ये बिग क्वेश्चन मार्क है और बहुत बड़ा मल्टी डॉलर क्वेश्चन है, मल्टी बिलियन क्वेश्चन है कि क्या उनको इसी तरह उन पे कॉन्फिडेंस रख के कंटिन्यू, और सरफराज अहमद पे भी बहुत ज्यादा रिलाई करता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा ये ड्यूटी इंडिविजुअली सलमान अली आगा के ऊपर आती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग ऑर्डर में और बैटिंग नंबर में खेल रहे हैं। अगर इसी तरह उनका पर्पल पैच, बुरा पैच चलता रहा तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। अच्छा, एक और नाम है, वो है मोहम्मद रिजवान साहब का। आप नहीं समझते कि अब वक्त आ गया है कि उस हवाले से कुछ सोचा जाए? अभी आपने गाजी गौरी को चांसेस दिए, उसको काफ़ी सारे मैचेस दिए, लेकिन उसके बावजूद उसको ड्रॉप कर दिया गया, और इस सोच के साथ आपने उसको चांसेस दिए कि हमने इस लड़के को लेकर चलना है। हालांकि और भी बहुत सारे विकेट कीपर थे जो परफॉर्म कर रहे थे, रोहिल नज़ीर है, फिर और 1-2 लड़के भी हैं, उनको भी चांसेस दिए जा सकते थे, बट आप गाजी गौरी को लेकर आए, उसको मैचेस भी दिए, खिलाया भी।
तो आप नहीं समझते कि रिजवान साहब की जो परफॉर्मेंस है उसको सामने रखते हुए अब बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, गाजी गौरी हो या कोई और हो, उनको लेकर चलना चाहिए? देखिए लुकमान, ये बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से। जो भी डिसीजन लिया जाए उस पे या तो थोड़ा बहुत फेवरिज्म भी होता है और क्रिटिसिज्म भी होता है। जब आपने नए विकेट कीपर्स को चांस दिया तो एक बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि जब आप मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर विकेट कीपर को एकदम आपने साइड लाइन कर दी है। आपको जूनियर्स को चाहिए था इसके साथ अटैच करते ताकि वो भी थोड़ा सा एक एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस गेन करते और उसके बाद आप लेकर आते। लेकिन जब इसका उलट किया गया, रिजवान को वापस लेकर आए और नंबर 1 चॉइस के ऊपर एज अ बैट्समैन विकेट कीपर उनको खिलाया, तो रिजवान अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शायद इसका जवाब मोहम्मद रिजवान ने भी देना है। और मैं ये समझता हूँ, हमेशा से ये समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि प्लेयर जो है वो खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरा कौन सा पीक मोमेंट है, पीक पीरियड करियर चल रहा है और किस टाइम मैंने अल्लाह हाफिज बोल देना है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। अब ये मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। और यहाँ पे अगेन बाबर आजम ने कप्तान के तौर पे, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पे मोहम्मद रिजवान को रखा अपनी प्लेइंग 11 में और उस तरह उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और अभी इससे भी ज्यादा मुश्किल कंडीशंस आनी है जहां पर जाकर उनको खेलना है। तो शायद मैं ये समझता हूँ जब आपने मौका देना है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, बेशक कम बैक हो, तो थोड़ा सा एक प्रॉपर मौका दें, एक 7-8 मैचेस दें ताकि आराम से एनालाइज किया जा सके, एसेस किया जा सके कि दोबारा इनको आगे कंटिन्यू करवाना है या नहीं कंटिन्यू करवाना। तो सिर्फ 2 मैचेस की सीरीज के बेस अच्छा के ऊपर अबूबकर भाई, चाहे सलमान अगर सही कह रहे हैं आप। अब कुछ बात करते हैं आप ओपनर्स की। अजान ओवैस यंगस्टर हैं, मौका दिया गया, कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन दूसरे एंड पर इमामुल हक एक्सपीरियंस भी हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। आपके ख्याल में यहाँ पर भी कुछ सोचने की ज़रूरत है या फिर अभी इमामुल हक को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इमाम कुछ परफॉर्मेंसेज उनकी हैं जिसकी बिना पर वो टीम में वापस आए हैं? लुकमान, बड़ा मुश्किल पेयर होता है ओपनिंग स्टैंड का किसी भी टीम की है। वहां पे आपको विकेट को भी बचाए रखना होता है और थोड़ा सा स्कोर कार्ड को भी साथ लेकर के चलना होता है। तो ये इतना आसान नहीं होता नई बॉल्स के साथ, और स्पेशली वेस्ट इंडीज में सीमिंग कंडीशंस होती हैं अर्ली ऑन नई बॉल के साथ, और इसके साथ साथ समटाइम्स ओवरकास्ट कंडीशंस में भी और ज्यादा बॉलर को सपोर्ट मिलती है। तो ऐसे में एक आपका यंगस्टर है अजान अवैस, इसके साथ सीनियर रुकी है इमामुल हक, तो थोड़ा सा टाइम दें। हमने बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए हैं ओपनिंग स्लॉट के ऊपर, तो ये इतनी आसानी से आपका पेयर नहीं बनता। सही है, बहुत शुक्रिया। अबूबकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है दूसरे टेस्ट मैच के बाद कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की है और यूं टेस्ट सीरीज़ मुकम्मल हो गई और 1-1 से बराबर हो गई है। और पाकिस्तान तकरीबन 2023 के बाद पहली मरतबा इतने लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान से बाहर कोई टेस्ट मैच जीता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।